गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के बारे में, और वो भी राज्य के राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल के बारे में क्या क्या उनकी शक्तियां हैं, उनके बारे में आज हम बेसिक से नॉलेज लेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। देखिए राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां यानी राज्यपाल के पास ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जिनका वो अपना प्रयोग करके राज्य के नियम कानून को और बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य को पूर्ण कर सकता है। तो इसके बारे में आज हम समझते हैं। देखिए राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, वह प्रथम शक्ति जो है वह है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। देखिए कार्यकारी शक्तियों का उद्देश्य जो है वह अधिकारियों से संबंधित है। कार्यकारी शक्तियों का उद्देश्य किससे संबंधित है? तो अधिकारियों से संबंधित है। देखिए इसमें समझने की बात यह है कि अधिकारियों से ये रिलेटेड है कार्यकारी शक्ति। इसमें आपका क्या क्या आएगा? तो अधिकारियों का जो नियुक्ति होती है, अधिकारियों की नियुक्ति वो कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल राज्य में राज्यपाल करते हैं, और संसद में जैसे कि अगर देश की हम बात करें तो उसमें कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो राज्य हम पढ़ा रहे हैं, तो राज्य में राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल अधिकारियों को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। तो यह जो नियुक्ति करती है वह राज्यपाल करते हैं, और सस्पेंड, अधिकारियों को सस्पेंड कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करते हैं, और यह जो राज्यपाल करते हैं सस्पेंड, यह सीएम के कहने पर भी कर सकते हैं। सीएम के कहने पर राज्यपाल क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। तो यह अधिकारियों से रिलेटेड शक्तियां जो है कार्यकारी शक्ति, यह किसके पास है? राज्यपाल के पास है। और भी कुछ शक्तियां इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम नीचे समझते हैं। देखिए दूसरी शक्तियां विधायी शक्ति। विधायी शक्ति किनके पास है? तो राज्य में राज्यपाल के पास विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति का अगर हम बात करें तो इसमें नियम कानून से रिलेटेड है। यह नियम और कानून से रिलेटेड है। कौन सी शक्तियां? विधायी शक्ति। यानी कि हम कह सकते हैं विधायी शक्ति वे शक्ति होंगे जिसमें नियम और कानून साथ में आएंगे। जैसे देखिए क्या होता है कि देखिए विधायी शक्ति में सत्र होता है। सत्र, देखिए सत्र क्या है समझते हैं, ठीक ना। राज्य में राज्य चलाने के लिए, समझिए राज्य चलाने के लिए विधानमंडल होते हैं। विधानमंडल होते हैं, ठीक ना। विधानमंडल के दो कमरे होते हैं, जिसमें होता है एक विधानसभा और एक विधान परिषद। उसी तरह जिस तरह देश चलाने के लिए, राज्य छोड़िए देश चलाने के लिए जिस तरह होता है संसद, और संसद के होते हैं दो कमरे, एक होता है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। तो उसी प्रकार यह होता है देश चलाने के लिए और यह होता है राज्य चलाने के लिए। राज्य में विधानसभा और देश में लोकसभा, ये ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक ना। 545 सीटें हैं लोकसभा की, और बिहार में अगर बात करें विधानसभा की तो 243 सीटें। 243 सीटें। विधान परिषद की बात करें तो आपका विधान परिषद राज्य में, बिहार राज्य में 75 हो जाएंगे, और यहाँ 245 हो जाएंगे राज्यसभा में। ये सब तो बेसिक नॉलेज है, आपको जानकारी होगी। देखिए राज्य में राज्य चलाने के लिए विधानमंडल और देश चलाने के लिए संसद। तो यही जो बैठते हैं लोग तो सत्र बुलाया जाता है। बैठते हैं लोग तो क्या बुलाया जाता है? सत्र, कि सब लोग मिल करके बैठेंगे और देश के लिए नियम कानून बनाएंगे, और नियम कानून ऐसा बनाएगा जो कि एकता और अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचाता हो। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए सत्र जो है, इसमें सत्र को आहूत किया जाता है। यानी सत्र को आप बुलाइएगा तभी है ना भाई वाह। तो सत्र आहूत, सत्र को क्या किया जाता है? आहूत किया जाता है। देखिए सत्र को जो आहूत किया जाता है वह राज्यपाल करते हैं। राज्य में कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। और अगर संसद में बोलेंगे तो संसद में आपको पता ही होगा राष्ट्रपति करेंगे। तो देखिए सत्र को आहूत राज्य में राज्यपाल करते हैं, और सत्र को
सत्रावसान। देखिए सत्रावसान का मतलब क्या होता है? सत्रावसान का मतलब होता है समाप्त, यानी कि जब सत्र को हमको समाप्त करना है, अब कोई नियम कानून नहीं बचा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो सत्रावसान कर देते हैं, सत्र को समाप्त कर देते हैं, तो क्या कहलाता है? सत्र को समाप्त कर देना। यह देखिए, यह किसके हाथ में है? तो राज्यपाल के हाथ में। यह आपका राज्यपाल के हाथ में, सत्र को समाप्त करना। तो यह नियम कानून है विधायी शक्ति के तहत, किनके पास? राज्यपाल के पास, राज्य में। अब समझना है, सत्र के बाद कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका विधानमंडल से पारित कोई विधेयक हुआ, ठीक ना, और वह विधेयक पर लास्ट हस्ताक्षर राज्यपाल कर देते हैं तो वह विधेयक ना रह करके वह कानून बन जाता है, ठीक ना। देखिए हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जो है, अगर कोई विधेयक पर हम साइन कर, या राज्यपाल कोई विधेयक पर साइन करते हैं, तो वह विधेयक ना रहकर क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। समझिए इस बात को, ठीक ना। तो यह हस्ताक्षर की जो विधायी शक्तियां हैं, यह किनके पास है? तो राज्य में राज्यपाल के पास है। यह एक पॉइंट वाली बात है, यह हस्ताक्षर की यहाँ पे शक्तियां हैं। इसके बाद हस्ताक्षर के बाद आता है कि कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जो एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे कानून जो होते हैं, तो राज्य में राज्यपाल ऐसे कानून को सख्त मना करते हैं कि नहीं, ये लागू नहीं होना चाहिए, तो वह अपने वीटो पावर का प्रयोग करते हैं, वह अपने वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। जब राज्यपाल को लगे कि नहीं, हमें सिग्नेचर इस विधेयक पर नहीं करना है, तो वह अपने वीटो पावर का प्रयोग करके, जो भी वीटो होता है, और जिसका प्रयोग करके वह विधेयक पर साइन नहीं करता है, तो यह राज्यपाल कर सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो ये हो गई आपका वीटो पावर। तो वीटो पावर जैसी शक्तियां, विधायी शक्तियां किसके पास है? राज्यपाल के पास है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। देखिए वीटो पावर के पास कुछ और भी शक्तियां होती है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए अध्यादेश, यहीं पे मिटा देते हैं, समझिए। राज्यपाल के पास कुछ और भी शक्तियां हैं, जैसे कि अध्यादेश। देखिए अध्यादेश जो है वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अध्यादेश भी क्या है? एक तरह का नियम कानून। जब मान लीजिए कि सत्र नहीं चल रहा हो, तब उस समय सत्र को बुलाना चाहिए। अब मान लीजिए क्यों बुलाना चाहिए? क्योंकि उस समय ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, ऐसा कोई आपात आ गया जिससे क्या हो सकता है? राज्य को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में सत्र को बुलाना बहुत ही जरूरी है, ताकि उस मुद्दे पर बात और विचार हो सके। तो इसीलिए सत्र को बुलाने का काम, यानी अध्यादेश। तो अध्यादेश जारी किया जाता है, कब किया जाता है? जब सत्र नहीं चल रहा हो, गैप में हो, बीच में हो, नहीं चल रहा हो, तब। तो अध्यादेश जारी कौन करते हैं? तो अध्यादेश जारी राज्यपाल करते हैं, राज्य में राज्यपाल करते हैं। इतना तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यह हो गया आपका विधायी शक्ति जो राज्यपाल के पास है। और भी बहुत सारी शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, इसके बारे में हम नॉलेज देते हैं। देखिए राज्यपाल के पास एक और शक्तियां हैं, तीसरा में, जिसको हम बोल सकते हैं वित्तीय शक्ति। राज्यपाल के पास तीसरी जो शक्तियां हैं वह है वित्तीय शक्ति। देखिए वित्तीय शक्ति के थ्रू, वित्तीय शक्ति में क्या होता है कि वित्तीय शक्ति में राज्यपाल जो बजट तैयार करते हैं। देखिए बजट क्या होता है समझते हैं। बजट, वित्तीय शक्ति में बजट की चर्चा है, और आकस्मिक निधि और वित्तीय शक्ति में बजट की चर्चा, बजट और आकस्मिक निधि, इसको हम समझते हैं। देखिए वित्तीय शक्ति में बजट जो होता है, जैसे कि अधिकारी, बिहार में बहुत से जो नौकरी करते हैं, तो उन सब अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता है वो बजट तैयार करके ही दिया जाता है। और मान लीजिए कि हमको पुल का निर्माण करवाना है, कहीं सड़क बनवाना है, तो उसके लिए पहले बजट तैयार किया जाता है। तो बजट तैयार किया जाता है, तो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। लेकिन आप समझिएगा, राज्यपाल के पास बजट प्रस्तुत करने का अधिकार है, लेकिन यह करता
नहीं है। यह करवाता है वित्त मंत्री से। यह किससे करवाता है? तो वित्त मंत्री से। वित्त मंत्री से बजट तैयार करवा के इसको प्रस्तुत करवाता है। उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका बजट। बजट जैसी शक्तियां यानी वित्तीय शक्तियां किसके पास है? राज्यपाल के पास। दूसरी है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का नाम से ही आपको पता चलता होगा, आकस्मिक यानी ऐसी कोई इमरजेंसी, आपात, जिसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी। इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी कहने का सेंस है आपात, आपात, इमरजेंसी। आकस्मिक निधि यानी ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसके लिए आपको पैसा का पहले जरूरत है, उसके बाद आप इस पर टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं कि हम ये पैसा क्यों लिए हैं। इसके बाद में विधानमंडल में चर्चा होती है, लेकिन उससे पहले आकस्मिक निधि में इमरजेंसी के समय आप पैसा, आपको जरूरत है, पैसा आप ले लीजिए। किसके थ्रू? आकस्मिक निधि के थ्रू। और कौन ले सकते हैं? राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल। इसके बाद ये पैसा किस किस चीजों में यूज हुआ, किस इमरजेंसी में आप लिए, या आपको राज्य के विधानमंडल में आपको इस बात की रखनी पड़ेगी। इसके बाद हो गया ये पैसा से रिलेटेड आकस्मिक निधि। यह हो गया आपका वित्तीय शक्ति में। वित्तीय शक्ति के बाद और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ विशेषाधिकार शक्तियां भी राज्यपाल के पास है। कौन कौन सी विशेषाधिकार शक्तियां हैं, आज उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, राज्य के पास चौथी जो शक्तियां हैं वह है विशेषाधिकार शक्तियां। विशेषाधिकार शक्तियां, विशेषाधिकार शक्तियां किसके पास है? तो राज्यपाल के पास। देखिए, विशेषाधिकार शक्तियां राज्यपाल के पास क्या है, समझने वाली चीज है। देखिए, इसमें क्या होता है कि आप आर्टिकल, अनुच्छेद अगर 14 पढ़े होंगे तो इसमें कहता है कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वह कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है। लेकिन इसमें दो व्यक्ति हैं जो कानून के सामने बराबर नहीं है। कौन कौन से व्यक्ति हैं? बहुत ही अच्छी बात है। कौन कौन से व्यक्ति है? तो पहला व्यक्ति जो है वह है राज्यपाल। राज्यपाल, देखिए राज्यपाल के ऊपर भी है राष्ट्रपति, हम भी बोल सकते हैं राष्ट्रपति। हालांकि दो व्यक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं, पहला राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल। राज्यपाल, तो हम तो अभी राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, तो समझाने के लिए हम बता देते हैं, इसमें राष्ट्रपति, अनुच्छेद 14 जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 14 कहता क्या है? कानून के सामने सब बराबर है। कानून के सामने सब बराबर है। देखिए, इस ऐसा रीजन क्या है समझते हैं। कानून के सामने जो सब बराबर हैं, इसमें पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल। राष्ट्रपति जो हैं मतलब कि अपने पद पर रहकर, राष्ट्रपति अपने पद पर रहकर अगर वो मर्डर भी कर देते हैं या फिर ऐसा कोई अभाव कर देते हैं, ऐसा कोई अभाव व्यक्त कर देते हैं ताकि देश की गरिमा को ठेस पहुंच सके, तो ऐसा अगर कर देते हैं बाय चांस, तो उनपे धारा 114 यानी कानून के सामने वो बराबर नहीं है। जब कब तक नहीं है? जब तक वो अपने पद पर है। अब पद से जैसे ही वो हटेंगे तो आप उस पर मुकदमा चला सकते हैं। देखिए, मुकदमे की अगर हम बात करें तो दो तरह के मुकदमे होते हैं। पहला जो होता है वह होता है दीवानी मुकदमा, दीवानी मुकदमा। दूसरा जो होता है वो फौजदारी मुकदमा, फौजदारी मुकदमा। देखिए, दोनों में अंतर क्या है, इस चीजों को हम समझते हैं। दीवानी मुकदमा और फौजदारी मुकदमा। दीवानी मुकदमा उसे कहते हैं जो पैसा से रिलेटेड हो, पैसा से रिलेटेड। दीवानी मुकदमा हम समझा देते हैं। देखिए, दीवानी मुकदमा वैसे मुकदमा है जो मान लीजिए कि अब राज्य के हित में या देश के हित में अगर कहीं हमको रेल की पटरी बिछाना हो या कहीं हमको पुल लेके जाना हो, तो कहाँ से लेके जाएंगे? उसके लिए जमीन चाहिए। तो जमीन कहाँ से मिलेगा? जिसके पास जमीन है हम उसको क्या करेंगे? मुआवजा देंगे। हम मुआवजा देंगे, उसके बाद उसका जमीन लेकर के हम उस पर पुल निर्माण करवा सकते हैं, उस पर रेल पटरी बिछा सकते हैं। तो यह सब जो कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई क्या किया, उसका जमीन ले लिया, जमीन लेने के बाद पटरी रेल बिछा दिया और तब तक ले पैसा उसका अटकैले है, उसका पैसा नहीं दिया, मुआवजा भी नहीं दिया, तो वैसे व्यक्ति दीवानी मुकदमा चला सकते हैं कोर्ट में।
इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोर्ट इनका सुनता भी है और कोर्ट दीवानी मुकदमे के थ्रू उनको मुआवजा दिलाता है अगर अटक जाए तब। उसके बाद है फौजदारी मुकदमा। फौजदारी मुकदमा में मारपीट आते हैं। मारपीट बहुत से क्रिमिनल वाला जितने काम है, क्राइम क्रिमिनल वाला जितने भी काम है वो मारपीट वाला फौजदारी मुकदमा में आते हैं। फौजदारी मुकदमा ये हो गया आपका क्या। तो देखिए राष्ट्रपति आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दीवानी मुकदमा राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कौन से मुकदमे चलाए जा सकते हैं, तो केवल और केवल दीवानी मुकदमे। लेकिन फौजदारी मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। कब तक नहीं चलाए जा सकते हैं, जब तक कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर हैं। जैसे ही वो अपने पद से हटेंगे तो उन पर फौजदारी मुकदमा भी चल सकता है। तो यह प्रावधान है, यह कानून है, यह विशेषाधिकार है किसके पास, राज्यपाल के पास। तो ये आपकी कुछ शक्तियां हैं जिनके बारे में राज्यपाल के बारे में समझनी थी। और भी कुछ शक्तियां हैं जिसके बारे में हम समझते हैं। विशेषाधिकार शक्तियां के बाद राज्यपाल के पास क्षमादान शक्तियां जो इसी के अंतर्गत आते हैं। विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं क्षमादान शक्तियां। क्षमादान शक्ति देखिए क्षमादान शक्तियां जो है वो दोनों व्यक्ति प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति भी करते हैं और राज्यपाल भी करते हैं। देश में कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। देखिए ये दोनों व्यक्ति जो है वो क्षमादान का प्रयोग करते हैं। बस कंडीशन यही है कि अपने अपने आर्टिकल यानी अनुच्छेद के तहत क्षमादान करते हैं। देखिए आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान करते हैं। तो यह हो गया अपना आर्टिकल यानी अनुच्छेद के तहत अपने अपने क्षमादान की शक्तियों का प्रावधान दिया गया। अब इसमें समझना क्षमादान शक्तियां है क्या। देखिए राज्य की बात करते हैं। राज्य में राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियां हैं वह इस प्रकार है कि अगर कोई अपराधी है जेल में, अगर उसकी सजा को थोड़ा सा कम करना है या फिर उस सजा को थोड़ा सा कठोर करके उस सजा को थोड़ा सा घटा दिया जाए, तो ऐसा प्रावधान क्षमादान के तहत आते हैं। जो कौन कर सकते हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति। देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति में दोनों में अंतर क्षमादान शक्तियों में यही है कि राज्यपाल जो है वह फांसी की सजा, दूसरा है सेना की सजा और फांसी की सजा, यह दो सजा जो है राज्यपाल कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ये हक नहीं है कि ये इतने बड़े बड़े सजा ये माफ कर सके राज्यपाल। तो ये कौन करते हैं, केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं फांसी की सजा माफ और सेना की सजा माफ। देखिए सेना की सजा माफ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि समझिए अगर गलती किया है सेना तो उनको भी कोर्ट मार्शल के थ्रू यानी उनको भी सजा दी जाती है। ऐसी बात नहीं है कि माफी मिल जाता है, लेकिन प्रावधान है कि इनकी गलतियों को माफ राष्ट्रपति कर सकते हैं। देखिए सेना की सजा जो है वो सेना के कमांड कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसलिए सेना को सजा देने का हकदार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। यही है फांसी की सजा। ये बहुत बड़ी सजा होती है जो केवल और केवल देश हित में ही जाना चाहिए, इसलिए इसे कौन करते हैं माफ, राष्ट्रपति करते हैं। तो इसकी चर्चा यानी क्षमादान शक्तियां किसके पास है, तो दोनों व्यक्तियों के पास है, देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल के पास। इसके बाद और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ शक्तियां हैं आपातकालीन शक्तियां जिनके बारे में समझते हैं। देखिए दो शक्तियां और बच गई है, आपातकालीन शक्तियां और विवेकाधिकार शक्तियां। समझ लेते हैं। पहला आपातकालीन शक्तियां, उसके बाद विवेकाधिकार शक्तियां समझ। देखिए आपातकालीन शक्तियां क्या है, आपातकालीन शक्तियां। देखिए आपातकालीन कहने का सेंस क्या हो गया, इमरजेंसी। कहने का सेंस क्या है, इमरजेंसी यानी आपात। जब आपात आता है राज्य में, अगर हम विधानमंडल यानी राज्य यानी विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में आपातकालीन कब आता है, किस किस कंडीशन में आता है, उस चीजों को समझते हैं। देखिए आपातकालीन की शक्तियां जो है वो किसके पास है, राज्यपाल के पास है। देखिए आपातकालीन अगर राज्य में आपातकाल लगते हैं तो वह अनुच्छेद के थ्रू लगते हैं। अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के तहत राज्य में क्या लगते हैं, आपात लगते हैं, राज्य में आपात लगते हैं।
अगर हम 352 की बात करें तो 352 में लगता है आपका, इसमें देश में लगता है यानी राष्ट्रीय आपात जो लगता है वो 352 के तहत और 356 के तहत राजकीय आपात लगता है। राजकीय आपात में हमको ये समझना है कि जब राजकीय आपात लगता है तो वह शासन किसके पास चला जाता है, तो वह शासन राज्य में राज्यपाल के पास चला जाता है। और राज्यपाल जो होते हैं वह क्या होते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब कि इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति इच्छा अनुसार होते हैं कौन, राज्यपाल। देखिए आर्टिकल 356 राजकीय आपात में, जब राजकीय आपात किस किस कंडीशन में लगता है पहला ये समझना है। तो राजकीय आपात जो है वो पहला कंडीशन यही है कि राजकीय आपात में बहुमत सिद्ध ना हो पाए, यानी बहुमत सिद्ध ना हो पाए। जैसे मान लीजिए कि राज्य में चुनाव हो रहा है, राज्य में चुनाव होने के समय बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया, यानी कि जो पार्टियां थी उनका जो बहुमत था वो इक्वल हो गया, सिद्ध नहीं हो पाया, यानी कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। तो ऐसे स्थिति में आपात लग जाता है और शासन किसके पास चला जाता है, राज्यपाल के पास चला जाता है। ये बहुमत हो गया। दूसरा है कि बहुमत गिर जाए। देखिए बहुमत सिद्ध कर, अगर बहुमत सिद्ध कर देता है तब तो ठीक ही है, बहुमत अगर सिद्ध नहीं होता है तो आपका क्या जाएगा, आपात आ जाएगा। तीसरा कंडीशन है त्रिशंकु का मतलब वही होता है इक्वल हो जाता है, यानी ना विपक्ष जीतता है और ना पक्ष जीतता है, तो वह त्रिशंकु हो जाता है। तो ऐसे इस कंडीशन में आपातकालीन लगाया जाता है। उसके बाद है बहुमत अगर सिद्ध, यानी बहुमत अगर गिर जाए, यानी कोई सरकार चल रही है और उसके सरकार चलने के साथ साथ बहुमत उसका गिर जाए तो वो सरकार गिर जाएगी। और सरकार गिरने के बाद क्या लग जाएगा, आपातकालीन शक्तियां लग जाएगी। शासन राज्य का किसके पास चला जाएगा, राज्यपाल के पास चला जाएगा। तो यह शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां राज्यपाल के पास है, जिसकी चर्चा हमने कर दी। और है कुछ शक्तियां जिसके बारे में हम समझते हैं। देखिए आपातकालीन शक्तियां के बाद एक लास्ट शक्तियां जो बचा है वो विवेकाधिकार शक्तियां बचा है। विवेकाधिकार शक्तियां, देखिए विवेकाधिकार शक्तियां क्या है जिसके बारे में समझते हैं। विवेकाधिकार शक्तियां जो है वह राज्य में राज्यपाल के पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। विवेकाधिकार शक्तियां क्या है, विवेकाधिकार शक्तियां तब, विवेका मतलब समझिए दिमाग यानी माइंड, विवेक यानी दिमाग का प्रयोग यहाँ कौन करेंगे, राज्य में राज्यपाल करेंगे। तो यानी कि जब चुनाव हो रहा और चुनाव में बहुमत दोनों का, जितने भी पक्ष हैं उन सब का इक्वल आ गया, तो उस स्थिति, उस कंडीशन में राज्यपाल वहां पे अपने माइंड यानी दिमाग का प्रयोग करेंगे और वह दिमाग का प्रयोग करके वो चाहेंगे तो किन्हीं को भी मुख्यमंत्री बनाकर शपथ दिलाकर उन्हें कहेंगे कि आप 30 दिनों के अंदर बहुमत सिद्ध करिए, 30 दिनों के अंदर क्या कीजिए, बहुमत सिद्ध कीजिए। जैसे समझिए राज्यपाल जो है, अगर त्रिशंकु का मतलब क्या होता है, त्रिशंकु, देखिए त्रिशंकु समझिए, त्रिशंकु जो होते हैं वो राज्य में कब लाए जाते हैं, त्रिशंकु बन कब जाता है ये समझना। त्रिशंकु तब बनता है जब बहुमत किसी का सिद्ध ना हो, तो ऐसे कंडीशन में त्रिशंकु हो जाते हैं। तो त्रिशंकु होने के बाद राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके वो किन्हीं को, मान लीजिए कि एक बीजेपी की सरकार है, एक आरजेडी की सरकार है, अगर ये दो की सरकार है, एक आठ मान लीजिए जेडीयू की सरकार है, ये तीनों की सरकार है, अगर तीनों में से चाहेगा तो राज्यपाल बीजेपी को भी बहुमत सिद्ध करने को दे सकता है, आरजेडी को भी दे सकता है, जेडीयू को भी दे सकता है, लेकिन कंडीशन है कि वो सबसे ज्यादा जिसका रहता है वोटिंग, मान लीजिए इसका वोटिंग थोड़ा सा ज्यादा है, इसका थोड़ा सा कम है, इसका थोड़ा सा मीडियम है, तो इस अनुसार में वह ज्यादा फोकस इस पे पहले करेंगे। अगर ये सिद्ध नहीं कर पाया तब जाकर के मीडियम वाले को देंगे,
या तो इसको ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा अगर नहीं हो तो वो मीडियम वाले को ही दे सकता है कि आप पहले सिद्ध करके देंगे। तो यहाँ विवेक का प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं? तो राज्य में राज्यपाल करते हैं। यह है विवेकाधिकार शक्तियां। तो बस इतना ही था आज तक। वीडियो ज्यादा लंबा बनाना नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।